नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। यूपी के 11 जिलों में 60% वोटिंग, सबसे ज्यादा 69% शामली और सबसे कम 52% गाजियाबाद में। 643 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। जी हां दोस्तों, पश्चिम यूपी की 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। इन सीटों पर कुल 60.31% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 69.42% शामली और सबसे कम 52.43% गाजियाबाद जिले में वोटिंग हुई। वहीं दोस्तों, अगर विधानसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग पलायन मुद्दे के चर्चा में आई। शामली की कैराना सीट पर हुई, यहां 75.12 पर वोटिंग हुई। वहीं दोस्तों, गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट पर सबसे कम 45% मतदान हुआ। इसके अलावा दोस्तों, आगरा में 60% से ज्यादा, अलीगढ़ में 61.37%, बागपत में 62%, बुलंदशहर में 63%, हापुड़ में 60%, मथुरा में 62% और मेरठ में 60% मतदान हुआ। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केशव प्रसाद मौर्य का दावा, पहले चरण में बीजेपी जीतेगी 50 से ज्यादा सीटें। सपा, बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिम यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग के बाद सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदाताओं का उत्साह बताता है कि इस बार भी भाजपा को पिछले चुनाव की भांति ही अप्रत्याशित सफलता मिलने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने जनता जनार्दन का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 60.17% मतदान हुआ। मौर्य ने कहा कि जनता ने भाजपा के सुशासन और कानून से राज वाली सरकार के लिए अपना अमूल्य वोट दिया। दंगागर्दी, गुंडागर्दी और पलायन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए किए गए कामों को लेकर अपना वोट दिया है। उन्होंने कहा कि हम 50 से 54 सीटें जीतने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हिजाब विवाद, कर्नाटक हाईकोर्ट की सख्त हिदायत, फैसला आने तक धार्मिक पोशाक नहीं पहनी जाएगी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में जारी हिजाब विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में जारी है। मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने गुरुवार को सख्त हिदायत दे दी। कोर्ट ने कहा कि फैसला आने तक धार्मिक पोशाक नहीं पहनी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाएगा, तब तक शांति बनाए रखना आवश्यक है। इस मामले पर कोर्ट अगली सुनवाई सोमवार को करेगा। दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए स्कूल कॉलेजों के संचालन को शुरू करने के लिए कहा। कोर्ट ने साथ ही हिदायत दी कि मामले में आदेश पारित होने तक कोई भी छात्र धार्मिक पोशाक पहनकर शिक्षण संस्थान में नहीं जाएगा। साथ ही शिक्षण संस्थान में जाने वाले छात्रों पर धार्मिक पोशाक पहनने का दबाव नहीं बनाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता तब तक सभी धार्मिक चीजों को धारण करने की जिद नहीं करनी चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस के महाराज कहने पर गुस्साए उड्डयन मंत्री, बोले मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। जी हां दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा महाराज कहे जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। संसद में प्रश्नकाल के दौरान पश्चिम बंगाल में कुछ हवाई अड्डा परियोजनाओं से संबंधित एक प्रश्न पूछने के दौरान चौधरी ने लोकसभा में 2 बार नागरिक उड्डयन मंत्री को महाराज कहकर संबोधित किया। साल 2020 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए चौधरी ने कहा कि मामला यह है कि एक महाराज मंत्री है, दूसरा महाराज एयर इंडिया, जिसका अब निजीकरण हो रहा है। इसके जवाब में सिंधिया ने सबसे पहले सवाल पूछने के लिए कांग्रेस नेता को धन्यवाद दिया और फिर अपना नाम बताया। मंत्री ने कहा कि और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। शायद उन्हें कुछ गलत फहमी है और मेरे अतीत के बारे में बार बार बात करते रहते हैं, लेकिन मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विदेश से ड्रोन मंगाने पर लगा बैन, क्यों लिया मोदी सरकार ने यह फैसला। जी हां दोस्तों, वोकल फॉर लोकल जैसे नारों को देने वाली वर्तमान सरकार स्वदेशी ब्रांड और स्थानीय ब्रांड और निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए
अब देश में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा रही है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के मुताबिक 9 फरवरी 2022 से आयात पर प्रतिबंध लागू हो गया। HS कोड 8806 के तहत आने वाली ड्रोन की आयात नीति में पूरी तरह से निर्मित, पूरी तरह नॉक्ड डाउन और अर्ध नॉक्ड डाउन प्रतिबंध होंगे। दोस्तों, रक्षा एवं सुरक्षा के उद्देश्य से शोध एवं विकास के लिए ड्रोन मंगवाना अपवाद रहेगा। इसमें सरकारी संस्थान, शिक्षण संस्थान जो केंद्रीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, सरकारी शोध एवं विकास संस्थान शामिल होंगे। इसके लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय संबंधित मंत्रालय को साथ परामर्श करके आयात के लिए अनुमति जारी करेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीएम योगी के सपोर्ट में उतरी कंगना रनावत, कहा उन्हें पराजित कौन करे, जिनके रक्षक हैं श्री राम। जी हां दोस्तों, यूपी असेंबली चुनाव में पहले चरण के लिए गुरुवार को वोट डाले गए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रवाद के फेवर में अक्सर ट्वीट करने वाली एक्ट्रेस कंगना रनावत ने एक बार फिर खुलकर बीजेपी के सपोर्ट में बात कही है। एक्ट्रेस कंगना रनावत ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत तय लगती है, विजय हमारी ही होगी। दोस्तों, कंगना रनावत ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए यह सारी बातें लिखी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीजेपी को खुलकर सपोर्ट करती है कंगना रनावत। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर शेयर की है और जीत का विश्वास भी जताया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एक तरफा मिली मंत्री पुत्र को जमानत। किसान नेता बोले हमारे बोलने की बारी आई तो इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया, बात सुने बिना दे दी जमानत। जी हां दोस्तों, लखीमपुर हिंसा के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को आज जमानत मिल गई। उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेल दे दी। दोस्तों, हालांकि आशीष तमाम प्रक्रिया पूरी होने के लगभग 5 दिन बाद जेल से बाहर आ सकेगा। लखीमपुर खीरी में चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होना है। तब तक आशीष मिश्रा जेल से बाहर होगा। हालांकि आशीष मिश्रा को बेल पर अब सवाल उठ गए हैं। मामले को देख रहे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेता बलजिंदर मान ने भास्कर को बताया कि आज सुनवाई के वक्त जब किसानों के वकील के बोलने की बारी आई तो इंटरनेट कनेक्शन ही कट गया। सुनवाई ऑनलाइन हुई है, इसलिए एक तरफा बात सुनकर बेल एप्लीकेशन मंजूर कर दी गई। मान का कहना है कि री हियरिंग के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है। अभी आगे की रणनीति बनाई जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीजेपी के मंत्री टेनी के बेटे ने किसानों के ऊपर कार चढ़ा दी थी, जिसमें कुछ किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, विदेश से आने वालों को दी बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के मामलों में कमी आते देख सरकार ने अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के भारत आगमन की गाइडलाइन में बदलाव किया है। सरकार ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके विदेशी यात्रियों को कई तरह की छूट दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुनिया में 82 ऐसे देश हैं जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन को मान्यता दी हुई है। इन देशों से आने वाले लोग वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ऐसे लोगों को कोरोना का RT-PCR करवाने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी के मामले में कमी आते देख अब एट रिस्क कंट्री की कैटेगरी भी हटा दी गई है। अब जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन रहना जरूरी नहीं होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि विदेशों से आने वाले 2% लोगों की रैंडम सैंपलिंग जारी रहेगी। हालांकि उन्हें रिजल्ट का इंतजार करने के लिए एयरपोर्ट पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। वे अपना सैंपल देकर बताए गए पते पर जा सकेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड इलेक्शन, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा मुझ पर नहीं चलता ईडी व सीबीआई का दबाव। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में एक चरण में सभी 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। इसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। ऐसे में वहां चुनाव प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर जोरदार हमला कर रहे हैं। दिल्ली से भी बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार को लेकर पहाड़ी राज्य में पहुंच रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। हरिद्वार जिले के मंगलोर में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक साक्षात्कार में कहा था कि राहुल सुनता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस लाइन का मतलब आपको मैं बताता हूं। इसका मतलब है कि राहुल पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता है। गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सोचते हैं कि सबको उनसे डर लगता है, लेकिन उन्हें उनसे डर नहीं लगता। उल्टा उनके अहंकार को देखकर मुझे हंसी आती है। देश को अरबपतियों
और गरीबों के दो हिस्सों में बांटकर दो हिंदुस्तान बनाने के अपने आरोप को दोहराते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी और गलत जीएसटी जैसे फैसले को लागू कर छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, किसानों और मजदूरों को बर्बाद कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेसलिंग के बाद सियासी मैदान में उतरे द ग्रेट खली, बीजेपी में हो गए शामिल। जी हाँ दोस्तों, जाने पूरी बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है ग्रेट खली से जुड़ी यह खबर। दरअसल दोस्तों भारत के मशहूर रेसलर द ग्रेट खली ने अपना सियासी सफर शुरू कर दिया है। गुरुवार को खली ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। वो दिल्ली स्थित बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। पूर्व WWE चैंपियन खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है। दोस्तों खली पंजाब पुलिस में रह चुके हैं। उनके बीजेपी में आने के बाद माना जा रहा है कि पंजाब में पार्टी को फायदा हो सकता है। हालांकि खली मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन वे जालंधर में कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एकेडमी चलाते हैं। इस एकेडमी में खली युवाओं को कुश्ती के दांवपेच सिखाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कपड़े पर 12% जीएसटी टैक्स की दर को वापस लिया जाए, व्यापारियों ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, व्यापारियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कपड़े पर प्रस्तावित 12% जीएसटी कर की दर को वापस लेने का आग्रह किया है। दोस्तों वर्तमान में कपड़े पर 5% की दर लगी हुई है, जिसमें वृद्धि कर 12% किया जाना प्रस्तावित है। व्यापारियों ने कहा कि इस प्रस्तावित वृद्धि को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बढ़ोतरी से आम उपभोक्ताओं पर 10% की दर का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और व्यापारियों को उनकी पूंजी को अवरुद्ध करके भी प्रभावित करेगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे गए पत्र में कहा कि कई वर्षों से कपड़ों पर कोई कर नहीं था। कपड़ा उद्योग को वापस करके दायरे में लाना ही पूरा कपड़ा उद्योग के लिए एक बड़ा झटका था। केट के नेतृत्व में व्यापार संगठनों ने इसकी वापसी की मांग की है। व्यापार और उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि यथास्थिति 5% की दर से बनाए रखा जाए। इस दर को जहां भी 12% की दर को लागू किया गया है उसे घटाकर 5% कर दिया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तारीखें बदली। पहले फेज की वोटिंग 28 फरवरी और दूसरे फेज की 5 मार्च को होगी। जी हां दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तारीखें बदल दी है। यहां पहले चरण का मतदान 27 फरवरी को होना था, अब यह 28 फरवरी को होगा। दूसरे फेज की वोटिंग 3 मार्च को होनी थी, जो अब 5 मार्च को कराई जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 460 अंक चढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स। आज 5 शेयरों ने दिया सबसे ज्यादा फायदा। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक की तरफ से नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने के फैसले को गुरुवार को शेयर बाजार को बूस्ट मिला। RBI के फैसले से उत्साहित सेंसेक्स गुरुवार को 460 अंक चढ़कर बंद हुआ। वहीं NSE का निफ्टी सूचकांक फिर से 17,600 अंकों के पार पहुंच गया। दोस्तों कारोबारियों के अनुसार दुनिया भर के बाजारों से मिले सकारात्मक रुख से भी इंडियन स्टॉक मार्केट को मजबूती मिली। शेयर बाजार में पिछले 2 दिन से चल रही तेजी का सिलसिला लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 460.06 अंक की तेजी के साथ 58,926 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 142.05 अंक चढ़कर 17,605.85 अंक पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, RBI गवर्नर ने बताया कब आएगी डिजिटल करेंसी। बजट में वित्त मंत्री ने किया था जिक्र। जी हां दोस्तों, बजट में वित्त मंत्री की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में डिजिटल करेंसी लाने के ऐलान के बाद RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस पर अपना पक्ष रखा। RBI गवर्नर ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय बैंक इस दिशा में जल्दबाजी नहीं करना चाहता, इसके सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। दोस्तों दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक की तरफ से डिजिटल करेंसी लाने की कोई तारीख तय नहीं की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए कहा था कि रिजर्व बैंक अगले वित्त वर्ष में एक डिजिटल मुद्रा लेकर आएगा। इस बारे में गवर्नर ने कहा कि हम डिजिटल मुद्रा लाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते, हम पूरी सावधानी और सजगता से इससे जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कई तरह के जोखिम भी हैं। सबसे बड़ा जोखिम साइबर सुरक्षा और जालसाजी का है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
मोबाइल चलाना हो सकता है महंगा, एयरटेल फिर महंगे कर सकती है मोबाइल टैरिफ प्लान, जून के बाद बढ़ सकते हैं दाम। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, एयरटेल एक बार फिर से अपने प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। कंपनी के एक टॉप लेवल अधिकारी ने कहा कि इस साल टैरिफ को दोबारा महंगा किया जा सकता है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि एयरटेल शुल्क वृद्धि में आगे रहने में हिचकिचाहट नहीं दिखाएगी। कंपनी का इरादा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को 200 रुपए तक पहुंचाने का है। दोस्तों, भारतीय एयरटेल के भारत और दक्षिण एशिया के लिए प्रबंध निर्देशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी गोपाल विट्ठल ने कहा कि मुझे लगता है कि 2022 में शुल्क दरें बढ़ेगी। हालांकि ऐसा पहले 3-4 महीनों में नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि अगले दौर की शुल्क बढ़ोतरी होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सौर तूफान ने 24 घंटे में तबाह कर दिए स्पेस एक्स के 40 स्टारलिंक सैटेलाइट्स। जी हां दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की लॉन्च की गई 49 हाई स्पीड इंटरनेट स्टारलिंक सैटेलाइट में से 40 4 फरवरी को आए एक भूचुंबकीय तूफान की वजह से पृथ्वी से 130 मील के ऊपर तबाह हो गए। इन सैटेलाइट्स को घटना से एक दिन पहले ही लॉन्च किया गया था। हार्वर्ड स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिस्ट जोनाथन मैकडोवेल ने बुधवार को कहा कि भूचुंबकीय तूफान की वजह से एक बार में इतनी संख्या में सैटेलाइट्स का तबाह होने की यह पहली घटना मालूम होती है। दोस्तों, 3 फरवरी 2022 को अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट में 39 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गुरुग्राम में बड़ा हादसा, गिरी अपार्टमेंट की छत, 2 मजदूरों की मौत, मलबे में कई अभी भी हैं दबे हुए। जी हां दोस्तों, गुरुग्राम से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है। अपार्टमेंट में निर्माणाधीन छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल भी हुए। मौके पर बचाव व राहत कार्य जारी है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, यह हादसा गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित निर्माणाधीन अपार्टमेंट में हुआ। बताया जा रहा है कि इस अपार्टमेंट में लोग पहले से ही रह रहे थे। अपार्टमेंट की एक इमारत की 6वीं मंजिल में निर्माण का काम चल रहा था। छत निर्माण के दौरान लैंडर गिरने से मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 से 6 अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, निवेशकों को झटका, टूटा बिटकॉइन का दाम। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो बाजार बेहद जोखिम भरा है। डिजिटल करेंसी के दाम पल पल में आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं और फिर एक झटके में ही निवेशक कंगाल भी हो जाते हैं। बुधवार को दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने एक बार फिर निवेशकों को तगड़ा झटका दिया। दोस्तों, कारोबार के दौरान इसका दाम करीब 3% तक टूट गया। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, अन्य क्रिप्टो करेंसी टेथर, कार्डोना, सोलान, फोल्कोडॉट आदि में भी गिरावट आई। दोस्तों, खबर लिखने के समय तक वैश्विक क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप 0.66% गिरकर $1.98 ट्रिलियन हो गया था। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो करेंसी बाजार की कुल वॉल्यूम 19.16% की गिरावट के साथ $88.05 अरब रही। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव के दौरान जयंत चौधरी की पत्नी का इमोशनल वीडियो, कहा मेरे पति पर बरसाई लाठियां, वो गुंडा मवाली है क्या। जी हां दोस्तों, यूपी असेंबली चुनाव में पहले चरण के इलेक्शन गुरुवार को खत्म हो गए। सभी पार्टियां वोटर्स को अपने पाले में खींचने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। अब राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की पत्नी चारू के इमोशनल दाव वाला वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों, वायरल हो रहे वीडियो में चारू चौधरी आरोप लगा रही कि क्या मतलब था मेरे पति पर इतनी लाठियां बरसाने का, गुंडा है या वो मवाली है, क्या गलत किया था जयंत चौधरी ने। ठीक है, आप प्रशासन में हैं, आप सरकार हैं, आपका मन चाहा तो आपने उन पर लाठियां बरसा दी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उन लाठियों का पूरा हिसाब उत्तर प्रदेश को आपको देना होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, चारू चौधरी के इस वीडियो को आरएलडी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी किया। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक यूपी में गुरुवार को हुए पहले चरण के चुनाव में पश्चिम यूपी के जिलों में वोट डाले गए। आरएलडी का बेस भी यूपी के इसी हिस्से का माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि पहले चरण की वोटिंग से पहले चारू चौधरी ने यह बयान देकर अपने समर्थक मतदाताओं, खासकर जाटों को पार्टी के फेवर में करने का भावनात्मक दाव चला है। हालांकि यह दाव कितना सफल रहा, इसका पता तो 10 मार्च को ही चल पाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोहित शर्मा विराट कोहली को पीछे छोड़ पंत ने जीता बड़ा अवार्ड, पाकिस्तानी प्लेयर्स के हाथ भी लगी चांदी। जी हां दोस्तों, भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पिछले साल ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 89 रनों की सीरीज विजेता पारी की बदौलत 15वें सालाना ESPN क्रिक इन्फो पुरस्कारों में शीर्ष टेस्ट बैटिंग खिताब हासिल करने में सफल रहे, जबकि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया। टेस्ट बॉलिंग पुरस्कार काइल जेमिसन ने हासिल किया, जिसकी मदद से न्यूजीलैंड पहला टेस्ट वर्ल्ड कप जीता था, जिसमें उन्होंने 31 रन देकर 5 विकेट झटके थे। दोस्तों, पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम टेस्ट के अंतिम क्षणों में भारत को असंभव जीत तक पहुंचाया, जिससे टीम सीरीज में 2-1 की शानदार जीत करने में कामयाब रही थी। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि भारत इस मैच में जीत दर्ज कर लेगा, लेकिन पंत ने वह मैच जितवा दिया। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात करें तो वनडे बल्लेबाजी और T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी पुरस्कार पाकिस्तान के नाम रहे। फकर जमान ने बल्लेबाजी तो शाहीन अफरीदी ने गेंदबाजी में पुरस्कार जीता। पुरस्कार की ज्यूरी में पूर्व खिलाड़ी डैनियल विक्टोरी, इयान बिशप, टॉम मूडी, अजीत आगरकर, लीजा स्थैनकल, ड्रेलियर कलील, रसेल ऑर्नाल्ड, डैरेन गंगा, शहरियार नफीज, बाजिद खान और मार्क निकोलस तथा ESPN क्रिक इन्फो के सीनियर संपादक और लेखक शामिल थे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय झंडे में स्थित अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं अशोक चक्र का रंग तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।